हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिसका सबसे पहले फर्स्ट पेपर का मैंने साइंस का चैप्टर उठाया है वो है कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसके 3 वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है, आज ये 4th वीडियो है। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने वहाँ एंड किया था मेरी 3rd वीडियो के एंड तक, आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इससे पहले का जो चैप्टर है वो पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहाँ से मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ? कुल ऊर्जा का कुछ नहीं हुआ, ना वो घटा ना वो बढ़ा। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या? यह नियम ये है कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति होती है, ना तो आप इसको निर्माण कर सकते हो, ना ही आप इसका विनाश। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक प्रकार के रूपांतरणों में मान्य होता है। एक उदाहरण देके हम बताते हैं कि देखो, मान लीजिए कोई m द्रव्यमान है, m भार की कोई वस्तु है जिसको आपने h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई है। तो प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी? mgh, और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। ठीक है, तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसको आपने h ऊंचाई से गिराई है, तो प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा आपकी mgh है और गतिज ऊर्जा 0 है। गतिज ऊर्जा 0 क्यों है? यह 0 है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, तो इसकी कुल ऊर्जा mgh हुई। तो देखो कैसे, मान लीजिए कोई वस्तु है, मैंने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो इसमें कौन सी ऊर्जा आई? स्थितिज ऊर्जा आई। हमने इससे पहले पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, और जबकि गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या है? 0 है। तो अगर हम कुल ऊर्जा भी देखें तो कुल ऊर्जा कितनी होगी? आपकी mgh होगी। कितनी होगी? mgh होगी। अब आपने यहाँ से वस्तु को गिराकर कहाँ पे? नीचे तक छोड़ा है। कहाँ तक छोड़ा है? नीचे तक छोड़ा है। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। गतिज ऊर्जा 0 है, यह 0 है, इसका प्रारंभिक वेग क्योंकि 0 है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग क्या है? वस्तु का वेग v है, तो गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला पता ही रखा है, 1/2 mv का स्क्वायर होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। तो यहाँ एक MCQ बन गया बेटा, ये खाली पढ़ने का मतलब नहीं है, यहाँ एक MCQ बन गया कि वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है। ध्यान रखना कि वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h क्या होगा? हाइट तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग भी अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ कितने MCQ बन गए? तो देखो, एक कि जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और हाइट 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो अंतिम वेग होगा वो अधिकतम हो जाएगा, और इस वजह से गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। इस प्रकार सभी बिंदुओं पर आपको ये पता होना चाहिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एक समान होती है, योग उसका एक समान होगा। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या होती है? अचर होती है, क्योंकि वो एक समान होती है। ठीक है, तो mgh प्लस 1/2 mv का स्क्वायर बराबर में अचर आप बोलोगे। क्यों बोलोगे? देखो यहाँ, अब आपका यहाँ देखो, आपने बोला कि यहाँ पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा थी और गतिज ऊर्जा यहाँ पर नहीं थी, तो कुल ऊर्जा mgh हो गई, और यहाँ पर जैसे हम आए तो स्थितिज ऊर्जा हमारी 0 हो गई और गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं? ये कहलाती है कुल यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्लियर?
इस प्रकार आप देखते हो कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय आप कोई पिंड ऊपर से नीचे तक आप जब गिराते हो तो इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी आती उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती। समझ में आ रहा है कि कोई पिंड आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ जाएगी। यहाँ पिंड की गति पर वायु के प्रतिरोध के प्रभाव की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है उसका गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतर हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, यदि प्रकृति में ऊर्जा का रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता? जीवन ही संभव नहीं होता बच्चे। यदि एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव ही नहीं हो पाता। अब लास्ट टॉपिक आज का इस चैप्टर का, कार्य करने की दर। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग रूपांतरण समान दर से करती है? अभिकर्ता जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। सिंपल सी बात है, हर मशीन का अपने कार्य करने की क्षमता होती है ही नहीं होती है? होती है। तो आपको ये पता ही है, एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है, जबकि अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। हम मोटर बाइक और मोटर कार जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। ठीक है, तो शक्ति किए गए कार्य, शक्ति क्या है यहाँ सुन लीजिए, शक्ति क्या है? शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। कार्य करने की शीघ्रता या देर से क्या जाते हैं। तो शक्ति क्या है? कार्य करने की जो दर है उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा के रूपांतरण की दर को ही हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। या ऊर्जा रूपांतरण की दर भी क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है, यदि कोई अभिकर्ता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा? शक्ति बराबर क्या होगा बच्चे? कार्य बटे समय, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो W अपॉन में T, शक्ति को हम P से शो करते हैं। W अपॉन में T, W का मात्रक क्या है? जूल होता है। T का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो हमारे पास शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और शक्ति का मात्रक क्या बोलोगे आप? वाट बोलोगे। ठीक है, और इसको आप W से शो करते हो। यह मात्रक जेम्स वॉट के द्वारा सम्मान में रखा गया था। 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। हम ऊर्जा रूपांतरण की स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो गया? 1000 वाट। तो यानी कि 1000 वाट बराबर क्या बोलोगे? 1000 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदल जाते, इसका अर्थ यह है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों के से कार्य कर सकता है। इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की ऊर्जा कुल किए गए समय से विभाजित कर सकते हैं। औसत शक्ति को कैसे बोलोगे? टोटल जो आपने उपयोग की गई ये ऊर्जा है और कुल जो आपने समय लिया है उससे आप भाग दे सकते हो, तो औसत शक्ति हमें मिल सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है इसमें न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो न्यूमेरिकल्स की मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का आपका ये जो चैप्टर है तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या समझ में आया, 1 से 2 बार मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब इसकी क्या है कि इतना बड़ा चैप्टर हम एग्ज़ाम टाइम में तो नहीं पढ़ेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्ट नोट्स का भी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो वो मैं वीडियो अपलोड करूँगी ज़रूर। न्यूमेरिकल्स की करूँगी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो PYQ तो मैं सोच रही हूँ कि शायद सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितने PYQ लगा पाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कराइए, ये वीडियो आपको यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।